Myself, Dr. Upasana Pandey. I am Associate Professor in IMS Engineering College. In this session, my topic is recursion in data structure using C. Actually, when a called function in turn calls another function, it is a process of chaining. एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और दूसरा फंक्शन फिर फर्दर फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ द चेनिंग ऑफ फंक्शन. रिकर्जन इज द स्पेशल केस ऑफ दिस प्रोसेस. व्हाई? वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ. जब एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, देन वी कॉल इट एज अ रिकर्सिव फंक्शन. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा है कि हमने एक मेन प्रोग्राम के अंदर सी का जो मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है, सी प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन लिखते हैं, इस मेन फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट एफ, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द रिकर्जन. तो यानी जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? जैसे मेन ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई एंड देयर इज अ प्रिंट फॉर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिकर्जन, राइट. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं. इसी को रिकर्सिव कॉल कहेंगे. क्यों? क्योंकि फंक्शन अपने आप को ही यहाँ पे कॉल कर रहा है. मेन इज कॉलिंग टू इटसेल्फ ओनली, वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है. तो यहाँ पे मेन ने फिर से किसको कॉल कर लिया? एक्सप्लिसिटली हमने मेन को यहाँ पे मेंशन किया कि वो दोबारा से मेन को यहाँ पे कॉल करे. तो दोबारा भी क्या हुआ? वापस से सेकेंड आइटरेशन में हम गए और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकर्जन. प्रिंट हो गया. ऐसे ही नेक्स्ट टाइम फिर से इसने क्या किया? नेक्स्ट टाइम फिर से हम यहाँ आए और इसने फिर से वापस मेन को कॉल कर लिया. तो इन दिस वे व्हाट इज हैपनिंग हियर? मेन कॉलिंग मेन कॉलिंग इटसेल्फ बार बार अपने को कॉल करता जा रहा है. तो हमारे सामने ये प्रिंटिंग जो है वो बार बार होती रहेगी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिकर्जन. अब ये प्रिंटिंग तब तक चलेगी क्योंकि क्या हो रहा है? जब मेन कॉल हो रहा है तो मेन कॉल होते वक्त मेमोरी में फ्रेम क्रिएट होता है. पहली बार मेन कॉल हुआ तो मेन के लिए फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गया. फिर से दोबारा मेन ने अपने आप को कॉल किया तो दोबारा से फ्रेम क्रिएट हो गया. और ऐसे ही जब बार बार वो अपने आप को कॉल करता जा रहा है तो मेमोरी में इसके लिए फ्रेम्स जो हैं वो क्रिएट होते चले जा रहे हैं. एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी और वो एक एरर मैसेज शो करेगा और आपका ये जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली इंटरप्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख के कि जब हम रिकर्सिव कॉल्स करते हैं तो कोई ना कोई कंडीशन वहाँ ज़रूर होनी चाहिए जिस कंडीशन के बेस पे हम उस रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आ सकें. ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बेस केस, राइट. अगर हमने रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस नहीं डाला तो हम उसमें इनफाइनाइट टाइम के लिए फंस के रह जाएंगे, जैसा कि अभी फ़िलहाल इस एग्जाम्पल में हमने देखा. क्योंकि हमने यहाँ कोई बेस केस नहीं दिया है जिसके बेसिस पे हम रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आ सके. फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता जा रहा है और उसके लिए मेमोरी में फ्रेम्स क्रिएट होते जा रहे हैं. एक टाइम ऐसा आएगा कि मेमोरी में स्पेस ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो ये एग्जीक्यूशन है वो एबनॉर्मली इंटरप्ट हो जाएगा. देन देर इज़ वन अनदर एग्जाम्पल कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो उसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द रिकर्जन. बिना रिकर्जन के भी हम इसे कर सकते हैं. किसकी हेल्प से करेंगे हम? इन दैट केस लूप कंस्ट्रक्ट का यूज़ करेंगे. लूप कंस्ट्रक्ट का यूज़ करके भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हमें प्रॉब्लम ये दी जा रही है कि आपको जो ये फैक्टोरियल नंबर निकालना है, मतलब किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, उसके लिए आपको रिकर्सिव फंक्शन बनाना है. तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या है. किसी नंबर का फैक्टोरियल मतलब अगर n में हमने 4 लिया, 4 यानी हमें 4 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो इन दैट केस 4 × 3 × 2 × 1 दैट विल बी द, इसका फिर क्या हमारा निकलेगा? 24. द आंसर वुड बी 24. आई एम राइट? यस, आंसर वुड बी 24. तो यानी इस टाइम जो n में वैल्यू है ये 4 है और 4 का फैक्टोरियल जो होगा वो कितना बन जाएगा? 24.
4 बन जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब इसी प्रॉब्लम के लिए हम एक रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हुए सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमने मेन में क्या किया, हमने मेन में एक नंबर एंटर कराया है n के अंदर, n के अंदर एक नंबर इनपुट हुआ और हमने दिया कि इस n के लिए हम एक फैक्टोरियल फंक्शन लिखेंगे, जो फंक्शन ये है। इस n के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फैक्टोरियल फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, और उससे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी फैक्ट के अंदर। फैक्ट के अंदर जब वो वैल्यू रिटर्न होगी, इस फंक्शन का जो भी रिजल्ट आया वो आके फैक्ट में स्टोर हो गया, यानी इट वुड बी द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर विच इज़ एंटर्ड इनटू द n, और फिर उस फैक्ट को प्रिंट करा के हम उस नंबर का फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो अगर सपोज अब इस प्रोग्राम का अब फैक्टोरियल कम टू द फंक्शन फैक्टोरियल। अब फंक्शन फैक्टोरियल में हमने क्या किया, हम दोबारा से n ले सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ का n इसके लोकल स्कोप के लिए है, इस फंक्शन के लोकल स्कोप के लिए है, और इसका n इस फंक्शन के लोकल स्कोप के लिए है। तो यहाँ जो भी वैल्यू n में आई है, सपोज 4 इनपुट किया है, तो 4 जो है वो यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, इस फंक्शन में पास कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो है एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन लिखा है, जिसमें हमने दिया कि एक तो हमने फैक्ट एक वेरिएबल ले लिया है, इस फैक्ट में हम क्या रखेंगे, उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट होके इस फैक्ट में ही आने वाला है, राइट। और हमने दिया कि अगर n इज टू 0 हो जाता है तो फैक्ट में कितनी वैल्यू असाइन हो जाए, उस फैक्ट में 1 असाइन हो जाए, राइट। अदरवाइज अगर कोई नंबर पास हुआ है और वो नंबर 0 से बड़ा है, तो इन दैट केस यहाँ पे फैक्ट में n मल्टीप्लाई n-1 का फैक्टोरियल जो है वो स्टोर होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स कि हम बार बार फैक्टोरियल को फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, फैक्टोरियल को बार बार यहाँ पे कॉलिंग करी जा रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होना है, n-1 के फैक्टोरियल के साथ होना है, और इसलिए ये बार बार ये यहाँ पे आपका ये फंक्शन जो है अपने आप को कॉल करता रहेगा। जब बेस केस, ये हमारा एज अ बेस केस यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट। कैसे, अभी आगे हम जब एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे ही ये माइनस होते होते n की वैल्यू 0 पे आ जाएगी तो फैक्ट में हम 1 असाइन कर देंगे, और इसी बेसिस पे जब फैक्ट में 1 असाइन हो जाएगा तो हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे ही नहीं, और फिर यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। तो दिस इज द बेस केस फॉर दिस फंक्शन, दिस रिकर्सिव फंक्शन। अब देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। आई होप आपको प्रोग्राम हमने किस तरह से लिखा है वो समझ में आ चुका है कि फैक्टोरियल के लिए हमने रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे लिखा है, रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा है वो समझ में आ चुका है, और इसका हम यूज़ कैसे करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हियर, राइट। अब हम देखते हैं कि हम इसका एग्जीक्यूशन कैसे करें, क्योंकि एग्जीक्यूशन देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि फैक्टोरियल फंक्शंस एक्चुअली किस तरह से कॉल होते हैं और उनसे किस तरह से रिजल्ट जो है वो रिटर्न होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आया कि ये फ्रेम्स बन रहे हैं, राइट, मेमोरी में फ्रेम बन रहे हैं। तो जब हमने एग्जीक्यूशन किया तो सबसे पहले किसके लिए फ्रेम बना, सबसे पहले फ्रेम बना मेन फंक्शन के लिए, राइट। तो उस फ्रेम में हम कहाँ तक आ गए, उस फ्रेम में हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ तक हो गई, उस फ्रेम में एग्जीक्यूशन हमारी हो गई यहाँ तक हम एग्जीक्यूट हो गए। और हम जैसे ही यहाँ पे आए, इस लाइन पे आए, जैसे ही हम इस लाइन पे आए, हमने क्या किया है, हमने फैक्टोरियल फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है। जब फैक्टोरियल फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो उसके लिए वहाँ पे एक नया फ्रेम बन गया, राइट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यूज़र ने n में 4 इनपुट किया था, तो जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, हमारे पास क्या होगा, इस फंक्शन के लिए, फैक्टोरियल फंक्शन जो हमने यहाँ पे ये कॉल किया है, इसके लिए एक फ्रेम यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे कैलकुलेट करना है 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n-1। फैक्टोरियल ऑफ n-1 कितना होगा, 3, और हम फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो फिर से n के 3 के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे n क्या हो चुका है, -1, तो यानी n कितना बन चुका है, 3। इस 3 के लिए दोबारा से हमने फैक्टोरियल को कॉल किया है, तो उसके लिए फिर से एक नया फ्रेम बना, जहाँ पे अब 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n-1।
n-1 यानी वैल्यू क्या हो गई 2, यानी अभी 2 का फैक्टोरियल हमें फिर से कैलकुलेट करना है, राइट तो उसके लिए हम फिर से फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया हमने, और इन दैट केस नाउ व्हाट वुड बी हियर 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1, और n-1 अभी क्या, यानी अभी वैल्यू हमारे पास n की क्या हो चुकी है, वैल्यू हो गई है हमारे पास n की 1, राइट तो उसके लिए नेक्स्ट फ्रेम कॉल हुआ, n इज इक्वल टू 1, तो यानी अब यहाँ पे क्या होगा 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1, यानी n की वैल्यू क्या हो चुकी है, n की वैल्यू 0 हो गई है। नाउ गो टू द प्रीवियस स्लाइड कि मैंने इसे बेस केस क्यों बोला। इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 हो जाता है तो फैक्ट में वो क्या असाइन कर दे, फैक्ट में वो 1 असाइन कर दे, और जैसे ही फैक्ट ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो आप एल्स वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे इन दैट केस, तो आप यहीं से रिकर्सिव फंक्शन से बाहर आ रहे हैं, और बाहर आते वक्त क्या प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस ये परफॉर्म हो रहा है कि यहाँ से फैक्ट इज इक्वल टू 1, ये बेस केस हो गया क्योंकि n यहाँ पे 0 हो चुका था, तो यहीं से हम रिटर्न हो रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके क्या आ गई है 1, 2 मल्टीप्लाई 1, देन यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके अब यहाँ क्या जा रही है 3 मल्टीप्लाई 2, अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके क्या जा रही है 6, और अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके क्या जा रही है, फैक्ट के अंदर 24 जा रही है, और इसको हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, इन दिस वे वी आर गोइंग, ऐसे करके हम इन एरोज के थ्रू, यानी हम पहले यहाँ तक पहुँचे और फिर यहाँ से हमने 1 बाई 1 हम यहाँ से रिटर्न हो गए, राइट। क्या एडवांटेजेस हैं रिकर्जन को यूज़ करने का? Recursion one can solve problems in easy way while its iterative solution is very big and complex. कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हमें ऐसी मिलती हैं कि जब हम लूप कंस्ट्रक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उस लूप कंस्ट्रक्ट को यूज़ करते वक्त जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो काफ़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसकी जगह पे हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी? पहले तो इट्स सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज लॉजिकल एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस। सोल्यूशन जो है ना बहुत लॉजिकल होता है। अभी आपने देखा होगा कि एक फैक्टोरियल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द रिकर्सिव फंक्शन, तो उसमें हमें कितना जो लॉजिक है वो कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तो अगर कोई एरर आ गई तो उस समय उसे डिबग करना, उसे ट्रेस करना जो है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे आपने स्टैक स्पेस का यूज़ किया है। जिस फ्रेम में, जो लास्ट फ्रेम में हम यूज़ कर रहे हैं, उसी लास्ट फ्रेम का डेटा सबसे पहले वहाँ से वापस भेजा जा रहा है, उस फ्रेम को हम फ्री कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम इस स्टैक स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट फ्रेम का डेटा सबसे पहले वहाँ से प्रीवियस फंक्शन को भेजा जा रहा है, प्रीवियस कॉल को भेजा जा रहा है, प्रीवियस फ्रेम्स को भेजा जा रहा है। तो इन दैट केस वी कैन फील इट हियर कि हम कुछ स्टैक जैसा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम स्टैक स्पेस का यूज़ करते हैं टू सॉल्व रिकर्जन। रिकर्जन यूजेज मोर प्रोसेसर टाइम। प्रोसेसर टाइम जो है बहुत ज़्यादा लेता है जब हम रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और स्टैक स्पेस जो यूज़ होने की वजह से यूजुअली हम रिकर्सिव फंक्शंस को कंसीडर नहीं करते। अगर हमें कोई छोटा सा प्रॉब्लम या सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया है, उसे हम बाय यूजिंग लूप कंस्ट्रक्ट ही कर लेते हैं। उन दैट केस उसके लिए हम रिकर्सिव फंक्शंस हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड, लिख तो हम सकते हैं बट वी शुड अवॉइड टू राइट द रिकर्सिव फंक्शंस फॉर द स्मॉल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स। What is the difference between the recursion and iteration? A function call itself, रिकर्जन में फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, जबकि आइटरेशन में सिंपल हम लूप कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। एंड आइटरेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्जन। किसी भी आइटरेशन वाले प्रोग्राम को आप रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर रिकर्सिव फंक्शन को आप लूप कंस्ट्रक्ट के थ्रू री इम्प्लीमेंट कर सकें। केवल अगर लीनियर रिकर्जन है तब तो लूप कंस्ट्रक्ट के थ्रू यूज़ हो सकता है, अदरवाइज वो लूप कंस्ट्रक्ट के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अ रिकर्जन इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ स्टैक। अभी हमने देखा कि स्टैक स्पेस का हम यूज़ कर रहे हैं, अभी डिस्कस भी किया प्रीवियस स्लाइड में। तो रिकर्जन जो है वो स्टैक स्पेस का यूज़ करता है, जबकि आइटरेशन डज नॉट रिक्वायर अ स्टैक स्पेस। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट रिकर्जन। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिकर्जन सपोर्ट नहीं करती,
लेकिन आइटरेशंस, लूप कंस्ट्रक्ट every programming language supports. Recursive algorithms requires additional memory in the form of the stack. Stack space use करते हैं recursive functions में, that's why ये space ज़्यादा लेता है, जबकि additional memory की requirement iteration में नहीं होती है. Error recovery जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन रिकर्सिव एल्गोरिदम. एरर रिकवरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे, जबकि एरर रिकवरी आपकी आइटरेटिव एल्गोरिदम्स में कर पाना ईजी होता है. दैट विल बी वेरी ईजियर. बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वहाँ डालने नहीं पड़ते. विदाउट मच एफर्ट वी कैन डू द एरर रिकवरी इन आइटरेटिव एल्गोरिदम्स, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिकर्जन एंड आइटरेशन. नाउ this is the Tower of Hanoi problem is the application of the recursion. Tower of Hanoi problem को अगर हम computationally solve करना चाहते हैं तो हम recursive function का यहाँ पे use करते हैं. Surely आपने भी इस गेम को ज़रूर खेला होगा. Tower of Hanoi गेम में basically क्या गेम है ये? This is the mathematical puzzle. This is the mathematical puzzle. एक mathematical puzzle है जिसमें कहते हैं कि आपके पास 3 rods हैं और n disk हैं, और इन रॉड्स को यूज़ करते हुए आपकी जो सोर्स रॉड है उससे डेस्टिनेशन रॉड में आपको सारी डिस्क को प्लेस करनी होती हैं, जिसके लिए आप 3 रूल्स का ध्यान रखते हैं. पहला रूल ये है, ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम. एक बार में केवल एक ही डिस्क जो है वो मूव कर सकती है. ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर स्टैक. एक रॉड में से जो उसकी टॉप डिस्क होगी उसको निकाल के हमें डेस्टिनेशन रॉड में डालनी होती है, राइट. नो डिस्क में बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना होता है कि कोई भी बड़ी डिस्क छोटी डिस्क के ऊपर नहीं आएगी. इन 3 रूल को फॉलो करते हुए हम टावर ऑफ हनोई गेम खेलते हैं. तो इसमें इस डायग्राम के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाउ वी कैन डू इट. यहाँ पे ये मान के चले हैं कि हमारे पास 3 रॉड से ए बी सी, और ए में हमारे पास 3 डिस्क हैं, और ए से हमें सारी डिस्क को कहाँ पे डालना है? सी वाली रॉड में डालना है. बी यहाँ पे एक तरह से ऑक्सिलरी रॉड है जिसकी हम हेल्प लेंगे, जिसकी हेल्प से हम ए से सारे डिस्क को उठा के सी में पहुँचा देंगे बाई यूजिंग दैट प्रीवियस रूल्स वी डिस्कस्ड. जो प्रीवियस रूल्स डिस्कस किए हैं उनका यहाँ पे हम पूरा ध्यान रखेंगे. हाउ वी आर डूइंग इट हियर. यहाँ सबसे पहले क्या किया हमने कि ए में यहाँ पे 3 डिस्क दी हुई हैं, तो ए से पहली डिस्क हमने निकाली और उसे उठा के सी में प्लेस कर दिया, राइट. तो यहाँ से जो ये रेड वाली डिस्क है वो प्लेस कहाँ हो गई? आके सी में प्लेस हो गई. फिर उसके बाद अब क्या हुआ? अब ये वाइट डिस्क बची हुई है यहाँ पे. इस वाइट डिस्क को उठा के हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? हम बी वाली रॉड पे प्लेस कर दे रहे हैं. यानी हमने रेड वाली डिस्क को सी में प्लेस कर दिया है और वाइट वाली डिस्क को हमने बी रॉड में प्लेस कर दिया है. अब जब हमने इसको बी वाली रॉड में, तो हम देख सकते हैं कि सी से रेड वाली जो डिस्क है वो सी वाली रॉड से हम मूव करा सकते हैं बी में, क्योंकि वाइट वाली डिस्क जो है वो बड़ी है और रेड वाली डिस्क जो है वो हमारी छोटी है. तो हमने सी में से इस रेड डिस्क को उठाया और मूव कर दिया आपकी बी वाली रॉड में, राइट. व्हाट वी डू नेक्स्ट? अब हम ये करते हैं कि ए में जो ये ग्रीन डिस्क है इस डिस्क को उठा के हम प्लेस कर दें सीधे हमारी डेस्टिनेशन रॉड में. तो हमने यहाँ से उठाया और इसे डेस्टिनेशन रॉड में यहाँ पे प्लेस कर दिया. व्हाट विल डू इन नेक्स्ट मूव? नेक्स्ट मूव हमारा क्या होना चाहिए? क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर हम रेड को सीधे डालते हैं तो वाइट हमारा बचा रह जाता है और वाइट रॉड हमारी बड़ी है, तो हम ये सोल्यूशन निकालें. अब हम ए की हेल्प ले लें, और ए की हेल्प लेने में हमने क्या किया? जो रेड वाली डिस्क है उसको उठा के हमने ए में डाल दिया. नाउ इट्स वेरी इजी. बी से हमने डिस्क उठाया, सी में प्लेस किया, और ए से हमने डिस्क उठाया, सी में प्लेस किया. तो नाउ दिस इज द सोल्यूशन फॉर द 3 डिस्क 3 रॉड टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम, राइट. इसकी अजम्पशंस ही हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं इस स्लाइड में, कि हमने रॉड 1 को ए कहा है, रॉड 2 को बी कहा और रॉड 3 को सी कहा है. स्टेप 1 में हमने फर्स्ट डिस्क फ्रॉम ए टू बी शिफ्ट किया है, शिफ्ट सेकेंड डिस्क फ्रॉम ए टू सी एंड शिफ्ट फर्स्ट डिस्क फ्रॉम बी टू सी. मतलब जो भी डिस्कशन मैंने आपसे प्रीवियसली यहाँ पे किया है उसी डिस्कशन को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. अब इसके लिए हम किस तरह से रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं? इसके लिए
हमने मूव टावर नाम का रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे बनाया है और इसको हम कॉल कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम कॉल कर रहे हैं n-1 a, c, b। n-1 क्या है? n इज व्हाट? नंबर ऑफ द डिस्क। तो जो पहली मूव हम करेंगे वो n-1 के लिए करेंगे, रॉड a से रॉड b में डालेंगे विद द हेल्प ऑफ द c, राइट। तो अगर वहाँ रॉड जो डिस्क है वो हमारी रॉड तो 3 है, दैट इज फिक्स्ड। डिस्क अगर हमारी 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया? 3-1, यानी 2 डिस्क को हम A से मूव करा रहे हैं B में विद द हेल्प ऑफ द C की हेल्प से हम उसे B में मूव करा रहे हैं उन दोनों डिस्क को, राइट। अब हमारे पास कितनी डिस्क बची रह गई है? हमारे पास अब 1 डिस्क बची रह गई है, राइट। तो अब उस 1 डिस्क को हम सीधे A से C में डाल रहे हैं, हमें किसी रॉड को यहाँ यूज़ करने की बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो लास्ट डिस्क पड़ी हुई है हमारी A में, वो डिस्क उठ के, वो लास्ट डिस्क उठ के कहाँ चली गई है? सीधे C में चली गई है। नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है? n-1 को, क्योंकि अभी दो जो हैं, जो 2 डिस्क हैं वो हमारी किस में पड़ी हुई हैं? B में पड़ी हुई हैं। तो उन दोनों डिस्क को B में से उठा के कहाँ डालना है? C में डालना है विद द हेल्प ऑफ द रॉड A, राइट। तो इस तरह से हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करके, टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फिर से इन स्टेप्स को देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कि पहले में हमने n-1 यानी इन दोनों डिस्क को हमने कहाँ शिफ्ट किया है? B में शिफ्ट किया है विद द हेल्प ऑफ द C। इस पूरे स्टेप तक आपका जो पहला आपने मूव टावर फंक्शन लिखा हुआ है, रिकर्सिव फंक्शन, यहाँ तक चलता रहेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या कहा कि A में जो बचा हुआ है, यानी 1 डिस्क बची हुई है, उसको सीधे कहाँ प्लेस कर दी गई है? सीधे उसको C में प्लेस कर दी गई। तो ये दूसरा फंक्शन है जो कॉल हो चुका है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो चुका है। अब तीसरे फंक्शन में हमने ये कहा कि n-1 कहाँ बची हुई है? n-1 बची हुई है B में। तो इस n-1 डिस्क जो B में बची हुई है उसको हमें C में शिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द रॉड A रॉड की हेल्प लेके हम बाकी जो B में ये डिस्क बची हुई है उनको हम C में डाल दें। तो इस तरह वेरी इजीली with the help of the recursive function we can implement the game Tower of Hanoi। एक्चुअली अगर 3 डिस्क तक की प्रॉब्लम रहती तो फिर भी हम इसे बिना हेल्प ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इस प्रॉब्लम को बिना रिकर्सिव फंक्शन के यूज़ किए इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं टावर ऑफ हनोई गेम को सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर द रिकर्सिव फंक्शन। नाउ दिस इज़ द क्विज टाइम। देयर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने पूरी स्लाइड ध्यान से सुनी है, प्रेजेंटेशन आपने ध्यान से सुनी है, तो आप ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिकर्जन इज़ अ मेथड इन विच द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है? लार्जर इंस्टेंसेस ऑफ द डिफरेंट प्रॉब्लम, लार्जर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम या स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द डिफरेंट प्रॉब्लम। रिकर्जन एक्चुअली किस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तब तक आप आई होप कि आप इसका आंसर नोट कर चुके होंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग रिकर्जन। किस प्रॉब्लम को हम रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। किसी नंबर का फैक्टोरियल अगर निकालना है, या nth फिबोनाची नंबर तक हमें सीरीज़ बनानी है, या लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है। किस प्रॉब्लम के लिए हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे? ऑल ऑफ द मेंशन्ड, या इन सब के लिए हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे। तो आई होप अभी तक आप इसके आंसर्स नोट कर चुके होंगे। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन फॉर इट। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज सी, फॉर स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। इसके लिए हम रिकर्जन फंक्शन का यूज़ करते हो। टावर ऑफ हनोई अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको ये लाइन बहुत जस्टिफाइड लगेगी कि यू फाइंड द सॉल्यूशन of smaller instances of the same problem, right? And second, which of the following problem can be solved using recursion? This is for all of above। सारी problems को, इन सारी फैक्टोरियल किसी नंबर का, वो तो हमने डिस्कस ही कर लिया था। अगर nth नंबर तक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है या किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, हम इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। रिकर्जन इज सिमिलर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्विच केस, लूप, इफ एल्स, नन ऑफ द मेंशन। इन चारों में से किसकी रिप्लेसमेंट जो है वो हम रिकर्जन के थ्रू करते हैं?
In recursion, the condition for which the function will stop calling itself is, किस कंडीशन पे जो है हम उस रिकर्सिव फंक्शन से को कॉल करना बंद कर देते हैं, अपने रिकर्सिव फंक्शन मतलब जो है फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देता है, उसको क्या कहते हैं? बेस्ट केस, वर्स्ट केस, बेस केस, देयर इज नो सच कंडीशन। थर्ड के लिए आंसर है रिकर्जन इज सिमिलर टू लूप। अभी तो हमने डिस्कशन भी किया डिफरेंस बिटवीन द आइटरेशन एंड रिकर्जन, तो ऑब्वियसली लूप कंस्ट्रक्ट का बिल्कुल सिमिलर फंक्शनैलिटी है रिकर्जन की तरह। एज वेल एज वी कॉल इट बेस केस, बेस केस के वजह से ही है रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रिकर्जन इज ऑलवेज बेटर देन iteration. Recursion uses more memory compared to iteration. Recursion uses less memory compared to iteration. Iteration is always better and simpler than recursion. Which data structure is used to perform recursion? Queue, stack, linked list या फिर tree? किस data structure का use करते हैं? फर्स्ट का आंसर है बी, recursion uses more memory compared to the iteration. iteration से ज़्यादा स्पेस चाहिए जब हम रिकर्सिव फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये तो अभी जस्ट आंसर हमने डिस्कस किया था कि हम स्टैक का यूज़ करते हैं रिकर्जन को परफॉर्म करने के लिए, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम क्या होता है? व्हाट इज द पैलिंड्रोम? क्या ए पैलिंड्रोम है या नहीं, बी पैलिंड्रोम है या नहीं, सी पैलिंड्रोम है या नहीं, डी पैलिंड्रोम है या नहीं? आंसर इज़ वेरी सिंपल। अगर रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो सेम हो जाती है ओरिजिनल स्ट्रिंग के तो वो उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। इन दैट केस आंसर डी, दिस इज़ नॉट द पैलिंड्रोम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट क्विक रिविजन ऑफ द रिकर्जन by this quiz. I hope you have understood the concept of the recursion. If you have any problem, you may drop a mail on my mail ID, that is upasana.pandey@imacc.ac.in, that is written on the first slide of the presentation. Thank you so much.